तो ये क्लास 9th के ऑनलाइन क्लास का वीडियो है और आज है 25 मई यानी कि सोमवार, मंडे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ और क्या, आज कौन सा विषय होगा? साइंस। पहले हम बता चुके हैं कि यहाँ ऑनलाइन क्लास में हम लोग सिर्फ करेंगे मैथ और साइंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ और साइंस, ठीक है। तो ये जो वीडियो होने वाला है ये 25 मई सोमवार आज का वीडियो है, ठीक। क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, इसमें हम लोग आज मैथ पढ़ेंगे और साइंस पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे पहले ये देख लेते हैं। पिछले क्लास में याद करो, जब भी ऑनलाइन क्लास लिए थे पिछले क्लास में हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट किए थे मैथ में। कौन सा चैप्टर था वो? बहुपद चैप्टर था वो, ठीक है। दूसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे जिस चैप्टर का नाम था बहुपद, और उस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे चर राशि क्या होता है, ठीक है। अगर किसी को याद होगा तो चर राशि क्या होता है, अचर राशि क्या होता है, ये पढ़े थे। साथ में बीजीय व्यंजक क्या होता है ये पढ़े थे। ये तीनों चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना है इस क्लास में, ठीक है। पहले हम लोग मैथ पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग साइंस पढ़ेंगे। साइंस में क्या पढ़ेंगे? तो बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, टाइम क्योंकि बहुत कम है, हमें फिर अगला क्लास भी लेना है, क्लास 10th का 12th का, ठीक। तो चलो अब स्टार्ट दो। स्टार्ट दे करके अपना मैथ का कॉपी निकाल लो, ठीक है। मैथ का कॉपी और पेन ये निकाल लो, आराम से बैठ जाओ एक जगह शांति से। तो समय लगेगा क्लास करने में, तो आराम से एक जगह बैठ जाओ और हेडिंग बनाओ। हेडिंग नहीं, स्टार दो, लिखो स्टार दे करके बहुपद, ठीक है। स्टार देकर लिखो बहुपद। इसका इंग्लिश हालांकि हम उसी दिन लिखा दिए थे, क्या होता है? पोलिनोमियल्स। बहुपद यानी पोलिनोमियल्स। तो ये लिख करके डैश दो जल्दी से तुम लोग, बहुपद लिख करके डैश दो, ठीक है। जल्दी से लिखो पोलिनोमियल्स, लिख कर डैश दे दो। डैश दे दिया, लिखाते। जो नहीं दिया वीडियो रुक करके डैश दे देना लिख करके, ठीक। लिखो अब डैश देख लिखो। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। लास्ट बार रिपीट कर रहे हैं, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। लिख लिया सब, ठीक है। अभी हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। जो नहीं लिखा वो वीडियो को बैक कर लेना 10 सेकंड, फिर से लिख लेना। अब ये बहुपद क्या होता है ये समझो। बहुपद में हम क्या लिखा है? एक ऐसा बीजीय व्यंजक, ध्यान से देखना। अभी हम जस्ट अभी क्या बताए बहुपद के बारे में, कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक, ठीक है, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात, ठीक है। चर मतलब क्या होता है समझ ही आ रहा, समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। एक्स वाई जेड ABCD ये सब क्या था? चर था। जिसके चर का घात, घात मतलब क्या होता है? पावर। जिसका चर का पावर यानी घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का पावर, चर का घात एक पूर्ण संख्या हो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं, ठीक। ये इसका परिभाषा हो गया। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है ये समझो। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लो ये बताओ 5x, ठीक है। क्या ये बीजीय व्यंजक है कि नहीं? बिल्कुल है। सर कैसे बीजीय व्यंजक है? तो ये ऐसे बीजीय व्यंजक है, इसमें x है, क्या है? चर है, चर राशि है, क्योंकि इसका मान निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। 5 क्या है? अचर राशि, इसका मान क्या है? निश्चित है। तो चर अचर राशि का मिश्रण है, इसको क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। चर और अचर राशि का मिश्रण है, तो ये क्या हो गया हमारा? बीजीय व्यंजक हो गया। क्या समझ में आ रहा है? ये बीजीय व्यंजक है। अच्छा, ये बीजीय व्यंजक है, प्लस ये एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसके चर का पावर, इसमें चर क्या है? x है। इसके घात में देखो क्या है? नहीं कुछ एक होता है, एक है। क्या एक पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है, एक पूर्ण संख्या है। चूंकि ये एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसके चर के पावर में पूर्ण संख्या, इस वजह से ये बहुपद है। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं पता है? गिनती शून्य से लेकर गिनती की सभी संख्या, जीरो को सम्मिलित करके 1 2 3 4 एक्सेट्रा इन्फिनिटी तक, ये पूरा क्या है? पूर्ण संख्या है। तो कोई भी अगर बीजीय व्यंजक तुम्हें मिला जिसके पावर में, जिसके चर के पावर में अगर पूर्ण संख्या, दैट्स इट, काम हो गया। वो क्या है? एक बहुपद है। एक एग्जांपल के लिए देखो, जैसे मान लो लिखा हुआ है x² + 5x + मान लो 7, ऐसा लिखा हुआ है। क्या ये बीजीय व्यंजक, सॉरी, क्या ये बहुपद है? ध्यान देखो, पहली बात ये बीजीय व्यंजक है क्योंकि इसमें देखो चर भी है, अचर भी है। अब कहाँ कहाँ चर है? एक यहाँ चर है और एक यहाँ चर है। ध्यान है, हमें सिर्फ चर से मतलब है, अचर कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। चर से सिर्फ मतलब है, चर पे देखेंगे उसके पावर में क्या पूर्ण संख्या है, चर के पावर में
पूर्ण संख्या अगर होगा तो वो बहुपद हो जाएगा, नहीं होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। देखो तो इसमें कहाँ कहाँ चर है, एक ये रहा चर, ठीक, और एक ये रहा चर, दो जगह चर दिख रहा होगा तुमको। इस चर का पावर देखो कितना है, 2 है। क्या 2 पूर्ण संख्या है, बताओ तो, क्या ये 2 पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये तो पास कर गया। नेक्स्ट एक और चर है यहाँ पे, ये x, हालांकि एक ही, दोनों एक ही चर है, तो इसमें अगर पूछेगा कितने प्रकार चर है तो एक ही चर है, बस x ही है। लेकिन दूसरा यहाँ भी है, दोनों को देखना पड़ेगा, हर एक जगह देखना पड़ेगा। इसके पावर में बताओ कितना है, 1 है। इसके पावर में क्या है, 1। क्या 1 पूर्ण संख्या है? बिल्कुल, ये भी पूर्ण संख्या है। तो इस देखो इस इक्वेशन में, इस बहुपद में या इस बीजीय व्यंजक में जितने भी चर है उसके पावर में देखो क्या है, पूर्ण संख्या है। चर का घात चूंकि पूर्ण संख्या है, इस वजह से ये बहुपद है। अब बताओ क्या ये बहुपद होगा, क्या ये बहुपद होगा? कहेगा सर बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें चर क्या है, एक पावर में 1 है, नहीं कुछ देखो होता है, इसलिए ये बहुपद होगा। बताओ क्या ये बहुपद होगा? बिल्कुल, क्योंकि इसमें चर y है, y के पावर में 3 है, इसलिए ये बहुपद होगा। चर के घात पूर्ण संख्या हो तो वो बहुपद हो जाएगा। सिंपल सी बात, चर का पावर में पूर्ण संख्या होगा, हो जाएगा। अच्छा, कब कब पूर्ण संख्या नहीं होता ये समझो, ये सब तो पूर्ण संख्या हुआ। पूर्ण संख्या कब कब नहीं होता है, जब जैसे मान लो अगर माइनस में आ गया, कुछ माइनस में लिखा हुआ, ये पूर्ण संख्या नहीं है। कोई चीज बटा में आ गया, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। कोई दशमलव में आ गया, ठीक है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या ये सभी चीज नहीं होगा, ठीक है, बातचीत ध्यान रखना इस चीज को। तो अगर किसी संख्या, कोई भी बीजीय व्यंजक के चर के पावर में पूर्ण संख्या नहीं मिला तो वो बहुपद नहीं होगा। वो कब नहीं होगा वो बाद में देखेंगे, पहले कब कब होगा उसका कुछ एग्जांपल्स जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। पहले इसको मिटा देते हैं फटाफट, ये यहाँ से यहाँ तक, ये बेकार का चीज, इसको उतारना नहीं है, ठीक, उतारने वाला चीज हम बता रहे हैं, इसको हटा दिए। चलो इसका जल्दी से हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं ब्लू कलर से। ओके, तो इसके एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो हो गया 2x, ये भी हो सकता है ना बहुपद। आलो 5x + 2, ये भी हो सकता है क्योंकि चर के पावर में 1 है। x² + 9x + 20, ये भी हो सकता है क्योंकि देखो इसके भी चर के पावर में, x के पावर में देखो यहाँ पे 1 है, नहीं यहाँ भी देखो 2 है, दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है। चर का पावर एक पूर्ण संख्या है सभी में, ये भी हो सकता है। मान लो 1 मिनट, कॉमा गलत जगह पर गया, हाँ ठीक है। मान लो ये लिखा हुआ है 7k - 1, ये भी हो सकता है क्योंकि k के पावर में 1 लिखा हुआ है, ठीक है। मान लो x के पावर में 100, ठीक है, +2 लिखा हुआ, ये भी हो सकता है क्योंकि चर के पावर में पूर्ण संख्या। etc बहुत सारा हो सकता है, ये सभी क्या है, बहुपद है। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर के पावर में पूर्ण संख्या हो वो बहुपद होगा। वीडियो रोको, तुरंत जल्दी से एग्जाम्पल उतारो फटाफट। ओके, उतार लिया, चलो बहुत अच्छी बात है, ऐसे उतारते रहना जब जब हम बोलते रहेंगे। हाँ, तो ये बात हो गई कि कब कब बहुपद होगा, बात समझ में आ रहा है, ये सब ये बात हो गई कब कब बहुपद होगा। कब बहुपद नहीं होगा ये भी देख लेते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर चर के पावर में पूर्ण संख्या नहीं हुआ तो वह बहुपद नहीं होगा। कब कब नहीं होगा ये समझ लेते हैं, बात ध्यान से समझना। अभी तुरंत बताया हुआ है कि अगर किसी संख्या, कोई भी संख्या अगर मान लो वो फ्रैक्शन में, बटा में है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं होता है, मालूम है ना। अगर कोई संख्या डेसिमल में है तो भी वो पूर्ण संख्या नहीं होता है, ये भी बता चुके हैं, दशमलव अगर है तो। कोई संख्या अगर माइनस में लिखा हुआ वो भी पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो अगर किसी चर के पावर में कोई, अगर हमें दिखा बीजीय व्यंजक, उसके चर के पावर में ऐसा टाइप का कोई संख्या दिखा तो वो बहुपद बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, बस समझ में आ रहा है। कब कब नहीं होगा इसको देखते हैं फटाफट, इसको इरेज करते जल्दी से। ये देखो अब एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एक चीज तुम लोग को बताते हैं, जैसे लिखा हुआ है √64, है ना। पता है ये √64 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ √64 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ 64 के पावर में 1/2 है, ठीक। मान लो √20 लिखा हुआ है, इसका मतलब 20 के पावर में 1/2। √4 लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 के पावर में 1/2, बात समझ में आ रहा है। √16 लिखा हुआ है, √16 के पावर मतलब 16 के पावर में 1/2। ऐसे अगर कहीं लिखा हुआ है √x, तो इसका मतलब क्या हुआ, x के पावर में 1/2, बात समझ में आ रहा है। किसी भी संख्या के ऊपर रूट अंडर रहेगा, इसका मतलब उसके पावर में कितना होता है, 1/2। क्यों होता है, ये भी मन में सवाल आ रहा होगा, सर कैसे होता है, क्यों होता है। इसको भी जल्दी से क्लियर कर लेते हैं, इस सवाल को भी। कोई भी एक डाउट नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन क्लास में हम लोग कर रहे हैं तो एकदम जल्दी जल्दी में पढ़ा के निकल जाएगा। आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पढ़ेंगे कि सबको समझ में आ जाए। फिर भी अगर समझ नहीं आएगा तो हम जब घर आएंगे तो उस समय अच्छे से समझ लेना ये कैसे होता नहीं होता है। खैर हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि अभी ये बताए, क्या बताया हम कि जैसे ये √64 है ना, √64,
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 64 के पावर में 1/2, ठीक, 64, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, अगर इसका मतलब ये होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका और इसका, इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। बात सही है कि नहीं है? ठीक, इसका मतलब 64 का रूट सबको पता होगा कितना होता है, 8। अगर इसका आंसर 8 आ रहा है तो इसका भी आंसर 8 ही आना चाहिए। इसका भी आंसर 8 ही आएगा। तब तो कहेंगे अच्छा हाँ ये दोनों जो है ना, ये दोनों सेम है, एक ही चीज होता है। नहीं आएगा तो कैसे कर सकते एक ही चीज हो सकता है? चलो देखते क्या इसका भी आंसर 8 आता है, देखते जल्दी से। ऐसा वाला क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं पहले भी, याद करो कैसे बनाते थे। 64 पार में 1/2 है तो 64 का पहले गुणनखंड कर लेते थे। बता 2 से कितना बार में 32 बार में लग जाएगा, ठीक है। 2 से कितना बार में 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार। अब क्या करते थे, इन सबको लिख लेते थे। 1 2 3 4 5 6, 6 बार है ना, तो 1 2 3 4 5 6 लिख लिया हमने सबको। अब देखो अब क्या करते थे, याद करो, जो भी रहता था ना बटा में, वहां पे जो यहाँ नीचे में लिखा रहता था उतना का जोड़ा लगा देते थे। अगर यहाँ 3 रहता तो 3 3 का जोड़ा लगाते। यहाँ फिलहाल अभी क्या लिखा हुआ 1/2, 2 लिखा हुआ है तो 2 2 का जोड़ा लगाएंगे इसमें। याद करो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहला चैप्टर में, एक्सरसाइज 1.6 में। किसी को अगर याद नहीं आ रहा है पीछे उल्टा के देख लेना, बहुत लोग को याद होगा हालांकि। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ, इसका मतलब हम लोग 2 2 का जोड़ा लगाएंगे, तो इन दोनों का जोड़ लग जाएगा। बताओ इसके बदले में 1 2 आएगा, इन दोनों का भी जोड़ लग जाएगा, 1 2 आएगा, इन दोनों का भी जोड़ा लग जाएगा, 1 2 आएगा। बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है, 2 2 जार 4 2 जार 8, कितना आ रहा है 8, 8 2 दूनी 4 दूनी 8। यानी इसका जो आंसर हम लोग निकाले, इसका भी आंसर कितना आया, 8 ही आया। देखो तो इसका भी आंसर 8, इसका भी आंसर 8। इट मीन्स ये जो इक्वेशन हम लोग अभी लिखे थे कि रूट 64 का मतलब 64 पाई में 1/2, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हालांकि हम बताए तो सही ही होगा, लेकिन कंफ्यूजन क्लियर कर दिए ये क्यों होता है। यानी अब तुमको इतना ये सब बताना नहीं है, तुमको तो एक्स्ट्रा में ऐसे ही समझा रहे थे, बस समझ गया। अब तुमको इतना बात तो समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है कि किसी भी संख्या के ऊपर रूट लगा हुआ है, ठीक है, तो उसका मतलब पावर में 1/2 क्यों होता है, ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक, यहाँ तक हम लोग समझ लिए। अब इस चीज को समझते हैं, बहुपद कब कैसे नहीं होगा इस केस में समझते हैं। ये वाला चीज तो हम लोग को समझ में आ ही गया। नेक्स्ट अब देखो जल्दी से कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं कब कब बहुपद नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, सबसे पहले लिखते हैं इसको, रूट एक्स प्लस 2 लिखा हुआ है। बताओ क्या ये बहुपद होगा? ध्यान से देखना, ये रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स के पावर में 1/2, इसका मतलब यही हुआ एक्स पावर 1/2 प्लस 2, इसका मतलब ये चीज लिखा हुआ है। अब हम लोग को ये पता है बहुपद का ये परिभाषा, भी तुरंत इस बहुपद परिभाषा क्या पढ़े, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। इसमें देखो चर क्या है, एक्स है, इसका घात, एक्स के ऊपर रूट लगा था, रूट का मतलब क्या होता है घात, यानी पावर में कितना 1/2, तो चर के पावर में 1/2 लिखा हुआ। क्या ये 1/2 पूर्ण संख्या है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है, अभी जस्ट बताए थे ये पूर्ण संख्या नहीं है। चूंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसके चर का पावर एक पूर्ण संख्या नहीं है, इस वजह से ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? यानी किसी भी संख्या के ऊपर रूट होगा तो वो बहुपद नहीं होगा, ये बात तो क्लियर हो गया। अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा हुआ मान लो x के पावर में -2 प्लस में 3x प्लस 5, इसको देखो क्या ये बहुपद होगा? ये भी बहुपद नहीं होगा। कहेगा सर इसमें x है, x पावर में 1 है, ये तो पूर्ण संख्या, चलो ये तो ठीक है पूर्ण संख्या, बट इसको देखो इस चर के पावर में क्या है, सभी चर को हमें देखना है, समझ गया। तो इसमें देखो इस चर के पावर में क्या है, -2 है, इस चर के पावर में चूंकि -2 है तो -2 तो पूर्ण संख्या है नहीं, इस वजह से ये बहुपद नहीं होगा। x पावर -2 तो ये बहुपद नहीं होगा। यानी लिखा हुआ y पावर में -5 प्लस 2, ये भी बहुपद नहीं होगा। बस समझ में आ रहा है, माइनस होगा तो भी नहीं होगा। हाँ इसमें भी नहीं होगा, अगर मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है x या मान लो 1/x, ठीक है, प्लस 5 ऐसा लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा, देखो नहीं कुछ ऊपर 1 है ना यहाँ पे पावर में, जब ये ऊपर जाएगा देखो कैसा हो जाएगा, 1 गुना x पावर में +1 है, ऊपर जाएगा तो x पावर में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो बताओ x पावर -1 हो जाएगा, चर का पावर ही जब माइनस हो गया तो क्या ये पूर्ण संख्या रहा? नहीं, पूर्ण संख्या नहीं रहा। क्या ये बहुपद रहा? बिल्कुल भी नहीं, ये भी बहुपद नहीं होगा। यानी अगर लिखा हुआ ऐसा मान लो 1/y² प्लस 2y प्लस 3, क्या होगा? नहीं, ये होगा बहुपद की? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बटा में लिखा हुआ है चर, तो जैसे ये ऊपर जाएगा ये ऊपर जाकर -2 हो जाएगा, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यानी क्लियर अगर हम लोग बात को समझे अच्छे से तो मामला बस इतना सा है कि अगर कोई भी दो संख्या कह रहे हैं हम,
अगर कोई भी तुम नंबर देख पा रहा है, ठीक है, ये क्या रह गया, इसको इरेज करने दो 1 मिनट। हाँ, तो अगर तुम कोई भी एक बहुपद देख पा रहा है, बीजीय व्यंजक देख पा रहा है, उसमें कोई चर है, ठीक है, उस चर के ऊपर अगर रूट लगा हुआ है, ठीक है, चर है, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड के एनीथिंग, अगर चर के ऊपर रूट लगाए तो बिल्कुल बहुपद नहीं होगा। अगला, अगर चर के ऊपर कोई चीज बटा में लिखा हुआ है तो भी बहुपद नहीं होगा। चर के ऊपर अगर कोई चीज माइनस में है, कोई भी है माइनस में, वो भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये सभी चीजें होगा, ये नहीं होगा बहुपद। हाँ, चर अगर नीचे में भी रहे, बटा के नीचे रहेगा तो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ, ये भी नहीं होगा। तो ये सब कंडीशन अगर होगा तो बहुपद क्या होगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी ये सब बहुपद नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ रहा है? एक छोटा सा एग्जांपल एक समझते हैं, तुम लोग खुद क्लियर करना इसमें कौन इसमें बहुपद है, कौन इसमें बहुपद नहीं है। ठीक, इसको हम इरेज करते हैं 1 मिनट। ये इरेजिंग वाला थोड़ा सा समस्या है, इसको इरेज करने में ही टाइम लग जाता है हमें। इसको डिलीट मारते हैं। चलो, तुम लोग अभी खुद बताना इसमें से कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं। हम अभी कुछ लिखेंगे, 4 चीज लिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यहाँ हम लिख रहे हैं ऐसा, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3, ये ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है रूट अंडर 2x प्लस 5। ऑप्शन नंबर सी है एक्स स्क्वायर प्लस 5y माइनस 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1y(x प्लस 3। अब बताओ इनमें से कौन बहुपद नहीं है? इनमें कोई 3 बहुपद है, कोई एक बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है? गेस करो जल्दी से, 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, गेस करो, फिर हम आंसर बताते हैं। हो गया, 10 सेकंड टाइम खत्म है। चलो अब बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहला देखो, इसमें फर्स्ट नंबर देखो, पहला नंबर ऑप्शन, इसमें देखो चर कहाँ का, ये रहा चर, ये भी चर रहा। इसके बारे में कितना है, 2, क्या ये पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है। इस चर के बारे में क्या है, नहीं कुछ तो 1, ये भी पूर्ण संख्या है, तो ये तो बहुपद है, ये बहुपद है। इसको देखो, इसमें क्या सर रूट है, ये बहुपद नहीं, नहीं, रूट है तो अचर पे ना, 2 पे ना लगा हुआ, एक्स पे नहीं ना, हमें तो चर से मतलब है। चर तो सिर्फ इसमें एक्स है, एक्स के बारे में क्या है, 1 अभी भी है, ये तो पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी बहुपद है। ठीक, इसको देखो, इसमें चर 1 यहाँ यहाँ, इसके बारे में 2 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है, 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी बहुपद है। इसमें देखो, यहाँ पे 3 है इस चर के बारे में, ये तो है, चलो ठीक है, यहाँ 2 है, ये भी पूर्ण संख्या है, बट यहाँ देखो बटा में x लिखा हुआ, बटा में है तो x बार में 1 है, ऊपर जब जाएगा तो ये x बार में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इट मीन्स ये बहुपद नहीं होगा, ये तीनों बहुपद है और ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये समझो एक प्रकार से ये बहुपद का एक कॉन्सेप्ट हो गया। तो लगभग मेरे ख्याल से 17-18 मिनट हो गया है अभी तक। अभी हम लोग क्या करते हैं, मैथ के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक, मैथ के क्लास को यहीं एंड करते हैं। अभी आगे, अभी वीडियो बंद मत करना, अभी साइंस पढ़ाएंगे आगे, हम लोग को साइंस पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है आगे जस्ट। तो एक काम करो, होमवर्क, हम कहीं तो होमवर्क लिखे थे, रुको तो कहीं मिलता है तो जल्दी से इसको नोट कर लो। तो ये SW है तुम लोग का, ये जल्दी से नोट कर लो। वीडियो रोको, जल्दी से वीडियो रोको और लिख लो जल्दी से। लिख लिया? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो होमवर्क भी हो गया, मैथ का काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं दूसरे विषय पे, बायोलॉजी पे। अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे बहुपद के आगे, बहुपद के प्रकार वगैरह देखेंगे अगले क्लास में, 27 तारीख अर्थात मंगलवार को देखेंगे, कल देखेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, चलो साइंस पे आते हैं। साइंस में हम लोग को पढ़ना है बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करें, सबसे फर्स्ट चैप्टर। चलो साइंस का भी तुम लोग कॉपी निकाल लो, जब तक हम लिख रहे हैं तुम लोग भी कॉपी निकाल लो। साइंस में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है कोशिका। ठीक है, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, जीवन की आधारभूत इकाई, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। कोशिका क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेल। ठीक है, सेल द फंडामेंटल राइटिंग बहुत गंदा बैठ रहा है इस पे, इतना तो खराब राइटिंग मेरा बचपन में भी नहीं था जितना इस पे आ रहा है। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये
जल्दी से लिख लो, ये चैप्टर का नाम लिखो, ये है बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, सेल के बारे में, ठीक है। चलो अब इसको समझते हैं। ये चैप्टर जो भी नहीं लिखा वो लिख लेना अच्छे से। इसको समझते ये क्या भला है, ध्यान से समझना। ये चैप्टर ही है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका, कोशिका के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। कोशिका क्या है? देखो, हम सभी का जो शरीर है जिन छोटे से छोटे अंग से बना, एकदम जो सूक्ष्म अंग है, जिस अंग से हम लोग का हर एक चीज बना, हम लोग का हाथ पैर नाक आँख कान, हर चीज जिसका निर्माण हुआ है हमारे शरीर का, जिस छोटे छोटे चीज का, उसको हम लोग कोशिका कहते हैं। ये हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका का अगर परिभाषा अगर हम देखें, ठीक है, इसका हम परिभाषा लिख दे क्या? देखो, कोशिका, ठीक, इसका हम परिभाषा लिख देते हैं, सेल। कोशिका जीव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जीव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो हम इसे लिख देते हैं, जीव शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक, साथ में चाहो तुम लोग लिख सकता है, ठीक है, टाइम बचेगा। क्रियात्मक इकाई, जीव शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, कोशिका कहते हैं, ठीक है। जीव शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। वीडियो रोको, जल्दी से इसको लिख लो जो नहीं लिख पाया। लिख लिया? चलो अब इसको समझते हैं, ये क्या है? जीव शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। समझते हैं क्या लिखा हुआ है? जीव शरीर की संरचनात्मक, इस वर्ड को समझो, संरचनात्मक। संरचनात्मक होता है ये एक ऐसा चीज जिससे हमारे किसी भी, मतलब कोई भी चीज है वो बिल्ड हुआ हो, बना हो किसी चीज से। तो जीव शरीर को बनाने वाला जो इकाई है, यूनिट है, उसको कोशिका कहते हैं। साथ में क्रियात्मक इकाई, यानी हमारा शरीर जो काम करता है, ठीक है, जैसे तुम लोग अभी क्लास देख रहे हैं, तो शरीर का सब चीज काम कर रहा है, आँख काम कर रहा है, कान काम कर रहा है, तब तो तुम सुन रहे हैं। नाक, हृदय मतलब हार्ट, किडनी, पाचन तंत्र, एवरीथिंग, सभी चीज काम कर रहा है, तभी तो तुम एक प्रकार से जीवित है। तो वो किसके वजह से काम कर रहा है? कोशिका के वजह से ही काम कर रहा है। यानी ये हमारे शरीर का क्रियात्मक इकाई भी, यानी काम करने वाला इकाई भी है, संरचनात्मक, यानी इसी से हमारा शरीर बना भी है। ऐसे समझो, मान लो कोई शेप नहीं है लगता है यहाँ पे, अच्छा कोई बात नहीं, हम बना ही लेते हैं। मान लो ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, ठीक। अभी तुम लोग जहाँ बैठ के क्लास कर रहा है, तुम्हारे आसपास कहीं दीवार होगा ना? ऐसा थोड़ी कोई अभी कहीं और क्लास कर रहा हो, हाँ हो सकता है कोई छत पे भी कर रहा हो, लेकिन छत पे कोई जल्दी नहीं करता क्लास। तो मान लो तुम अभी जहाँ भी आसपास कहीं ना कहीं कोई तो दीवार होगा। अब बताओ ये दीवार किन किन चीजों से मिलकर बना है? दीवार छोटे छोटे ईंट से मिलकर बना हुआ है, छोटा छोटा ईंट रहता है इसमें, इन्हीं से मिलकर के दीवार बना है। तो दीवार इन छोटे छोटे ईंटों से मिल करके, बहुत सारा सैकड़ों ईंटा है, तुम्हारे आसपास देखेगा बहुत सारा ईंट है, मतलब दीवार जो भी है बहुत सारा, उसमें बहुत सारा ईंट है, सैकड़ों ईंट से मिल करके तुम्हारे घर का दीवार बना हुआ है। तो चूंकि इस ईंट से मिल करके ये दीवार जो है, इसका निर्माण किससे हुआ? इस ईंट से, इस ब्रिक से। इस वजह से इस ईंट को कह सकते हैं, पता है क्या? दीवार का संरचनात्मक इकाई। ये दीवार का क्या है? संरचनात्मक इकाई है, क्योंकि इसी से, इसी ईंट से पूरा क्या बना है? दीवार बना हुआ है। ईंट से कई सारा ईंट मिलकर एक दीवार बना है। ऐसे ही समझो तुम भी कि तुम्हारा जो शरीर है, ठीक है, ये जो तुम्हारा शरीर है, ठीक, मान लो ये कोई लड़का है, तो तुम्हारा जो शरीर है, ये जो बना हुआ है पूरा, ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है पूरा का पूरा कोशिका। जैसे ये पूरा दीवार ईंट से बना हुआ है, ऐसे ही तुम्हारा शरीर मान लो कि छोटे छोटे चीज से, जिस चीज से बना हुआ है उस चीज का नाम क्या है? कोशिका है। जैसे दीवार जिस छोटे छोटे टुकड़े से मिलकर बना हुआ है वह है ईंट। तुम्हारा शरीर जिससे मिलकर बना है, हमारा शरीर जिससे मिलकर बना है, मनुष्य का शरीर या किसी भी जीव का शरीर, वो क्या है? कोशिका है, ठीक है। हम सभी का शरीर का निर्माण कैसे हुआ है? कोशिका से निर्माण हुआ है। कोशिका से भी कैसे निर्माण होता है, इसको भी जरा देख ले, ठीक है। पहले देख लेते, समय कितना हो गया? 24 मिनट हो गया है। 10th को भी हमें पढ़ाना है, 12th का भी क्लास लेना है, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। तो इतना समझ में आ गया हो कि हमारे शरीर का जो कोशिका है बहुत छोटा होता है। अच्छा, जब तक हम मिटा रहे हैं तब तक ये बता रहे हैं, हमारे शरीर का कोशिका इतना छोटा होता है कि हम लोग खुली आंखों से देख तक नहीं सकते। पता है किससे देखा जाता है उसको? गेस करो।
यस सही है, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, यानी सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। जो कोशिका है इतना छोटा होता है कि उसे एक सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। सिर्फ खुली आंखों से तो हम लोग देख भी नहीं सकते। आगे अब इसके बारे में भी कुछ देख लेते हैं, कोशिका से कैसे जीव शरीर का निर्माण होता है, ऐसा समझो। तो बहुत सारा जो कोशिका होता है, ठीक है, हम यहाँ से लिखते हैं, इग्नोर द राइटिंग, बार बार हम कर रहे हैं एक ही बात। कोशिका, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल इंग्लिश में। बहुत सारा कोशिका जब मिल जाता है, बहुत सारा ऐसा कोशिका, तो ऐसा बहुत सारा कोशिका मिल करके पता है क्या बनाता है, बहुत सारा कोशिका मिल करके बनाता है ऊतक, ठीक है, ऊतक बनाता है। ऊतक को पता है क्या कहते हैं हम लोग, ऊतक को कहते हैं टिश्यू, ऊतक को हम लोग कहते हैं टिश्यू, इसे कहा जाता है टिश्यू, ठीक है। बहुत सारा कोशिका मिलकर के क्या बनाता है, ऐसा ऊतक बनाता है, ठीक। अच्छा, अब ऐसा बहुत सारा ऊतक मिलकर के क्या बनाता है, अंग बनाता है, अंग यानी ऑर्गन। अंग कौन सा अंग, जैसे जिस हाथ से अभी तुम देख रहा है, मैं सॉरी, जिस हाथ से अभी तुम लिख रहा है, जिस आंख से तुम अभी देख पा रहे हो, जिस कान से सुन पा रहे हो, ये सब अंग ही तो है। आंख, कान, हाथ, पैर, किडनी, फेफड़ा, ये सब क्या अंग है। तो ये कैसे बनता है, तो कोशिका से ऊतक बनता है, उन ऊतकों से फिर अंग बनता है। हमारे शरीर का सभी अंग, हाथ, पैर, किडनी, फेफड़ा, सभी चीज जितना भी बना वो किससे बना है, कोशिका से बना है। पहले ऊतक बना, फिर उससे अंग बना। अच्छा, जब कई सारे अंग जब एक साथ मिलकर किसी एक कार्य का संपादन करते हैं, कोई एक काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस पूरे अंग के हिस्से को हम लोग कहते हैं, मतलब बहुत सारे अंगों के समूह को हम लोग कहते हैं अंग तंत्र। क्या कहते हैं, अंग तंत्र। इसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। बहुत सारा अंग मिल करके, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो छोटी आंत, यकृत, अग्नाशय, ठीक है, पित्त की थैली, ग्रास नली, ठीक, बड़ी आंत, अपेंडिक्स नहीं, हालांकि अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता, सॉरी अपेंडिक्स नहीं। तो ये सभी चीजें जो है ये मिल करके भोजन को पचाने का काम करती है। तो ये पूरा मिलकर कहलाता है पाचन तंत्र। ऐसे ही फेफड़ा, श्वास नली, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ये सभी चीजें जो होता है, नासिका क्षेत्र, ये सभी मिल करके बनाता है श्वसन तंत्र। ये सब चीज जो है, ट्रेकिया वगैरह, ट्रेकिया कोई श्वास नली कहते हैं। तो ये ऑर्गन सिस्टम हो गया। तो बहुत सारा कोशिका मिल क्या बनाता है, ऊतक बनाता है। एक ही जैसा काम करने वाले बहुत सारा कोशिका का समूह मिल करके ऊतक बनाता है। बहुत सारा ऊतक मिलकर क्या बनाता है, अंग बनाता है। बहुत सारा अंग मिलकर क्या बनाता है, अंग तंत्र बनाता है। और बहुत सारा अंग तंत्र जब मिल जाता है ना, ठीक है, बहुत सारा जब अंग तंत्र मिल जाता है तब बनता है किस, क्या, एक जीव का निर्माण होता है, एक जीव शरीर का, जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे हम लोग हो गए। तो एक जीव शरीर का निर्माण होता है, ऑर्गेनिज्म। एक जीव का निर्माण होता है जब बहुत सारा अंग तंत्र मिल करके पूरा प्रॉपर काम करता है, तब एक जीव का निर्माण होता है। तो शॉर्ट में रिकैप करें, बहुत सारा कोशिका से मिल क्या बनता है, ऊतक। बहुत सारे ऊतक से अंग का निर्माण होता है, अंग से बहुत सारे अंग तंत्र का। और बहुत सारे अंग तंत्र एक साथ मिलकर काम करें तब एक जीव का निर्माण होता है। हम सभी क्या है, जीव है। हम सभी का निर्माण इसी प्रक्रिया से हुआ है। हम सभी के शरीर का सबसे छोटा यूनिट क्या है, ये कोशिका है। कोशिका सब में ऊतक बना, फिर अंग बना, अंग तंत्र, जीव शरीर बना। बात समझ में आ रहा है, ठीक। देखो अब टाइम थोड़ा सा हो गया ज़्यादा, ये आई थिंक 28 मिनट हो गया, लगभग 27-28 मिनट। तो इसको अभी हम क्लोज करते हैं, आज के क्लास को यहीं एंड करते हैं। मैथ में होमवर्क बना के रखना इसके बारे में। ये यहीं तक नहीं हुआ, आज तो हम पढ़ाई भी नहीं बायोलॉजी को अच्छे से, ये बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, बहुत अच्छे से चीज़ों को, ठीक है। ये हम पीपीटी एक बना के रखे, देखो ये सब हम लोग को पढ़ना है। ये सभी सेल्स है, ठीक है, इसके बारे में। और देखो ये सभी, और नीचे करते हैं, ये देख रहा है, ये इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, 1 बाय 1 करके। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। तो अभी फिलहाल के लिए समझो यहीं तक का हम लोग का आज का क्लास है। तो होमवर्क बना लेना, अच्छे से क्लास किया करो, ठीक है। अभी जब तक नहीं है, क्या करेगा, कष्ट करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ रहा है, जैसे तैसे मैनेज करना पड़ रहा है। तो जब आ जाएंगे वहाँ पे हम घर, तब तो नॉर्मल क्लास में पढ़ेंगे। अभी भर के लिए ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। कल ऐसे ही सेम ऑनलाइन क्लास करना, सेम 27 तारीख नहीं, कल मंगलवार है, ठीक है। तो कल मिलते हैं कल के क्लास में। ध्यान से पूरा क्लास किया करो और अच्छे से सब चीज़ नोट्स उतारा करो, इसको भी उतार लेना पूरा, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, कल के क्लास में।